नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आपको बता दूँ, आपको सुन के बहुत हंसी आने वाली है कि पिछले कम से कम 30-40 मिनट से मैं आपको पढ़ाए जा रही थी, मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई और मैंने पूरा समझा दिया जो मुझे इस क्लास में समझाना था। आप कुछ जरूरी काम घर पर है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रही हूँ और एक बार पहले इसको रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अब दोबारा कर रही हूँ। और बाद में देखा ना मैंने बंद करके कि हो गई क्या, तो देखा कि नहीं भाई कुछ भी नहीं हुआ है, फिर दोबारा से भी कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो पूजा कुमारी मीना के नाम से सर्च करके फटाफट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लो, क्योंकि वहां मेरी पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड में मनोविज्ञान आप सभी जानते हो कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। इन दोनों की क्लासेज आपको फ्री में भी मिल जाएंगी। और प्लस कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो ये पुलकी 10 मेरा कोड है, इसका यूज करते हुए आप प्लस क्लासेज से जुड़ सकते हो। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इससे, और पेपर फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ने को वहां पे मिल जाएगा। ओके, चलो अब चलते अपनी क्लास की तरफ, ज्यादा ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए जल्दी से, हम कहाँ से पढ़ने वाले। मनोवैज्ञानिक परीक्षण हमने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उसके जस्ट बाद में कौन सा है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक परीक्षण पढ़ लिया और इसके बाद हमने व्यक्ति अध्ययन विधि वो भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रदत्त विश्लेषण। अब ये प्रदत्त विश्लेषण नाम आपने, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप यहाँ पे सुन रहे हो, इसको पहले भी आप सुन चुके हो। कहाँ पर? रिसर्च एप्टीट्यूड में। जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे तो शोध के जो चरण हम पढ़ रहे थे उनमें से हमारे जो चरण थे, सबसे पहला चरण हमारा था कि कोई समस्या से सीधे स्टार्ट होगी, ठीक है। समस्या से सीधे स्टार्ट होगी, समस्या का चयन करना है। उसके बाद आपने देखा परिकल्पना बनाना, डिजाइन तैयार करना, आंकड़े इकट्ठे करना, विश्लेषण करना, फीडबैक देना, सारी चीजें उसमें थी। तो वहीं से हमारा ये प्रदत्त विश्लेषण है। आखिरकार क्या है प्रदत्त का मतलब? होता है मेरे प्यारे दोस्तों आंकड़ा, डाटा, ठीक है। इस प्रदत्त का मतलब होता है आंकड़े, या फिर आप उसको इंग्लिश में डाटा बोल सकते हो। देखिए पूर्व खंड में, मतलब इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने सूचनाओं के संग्रहण की विभिन्न अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ा था। प्रदत्त संग्रह के बाद अनुसंधानकर्ता का दूसरा कार्य निष्कर्ष निकालना होता है कि आखिरकार इसका निष्कर्ष क्या निकला। ओके, उसके प्रदत्त विश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम प्राय प्रदत्त विश्लेषण के दो प्रकार के विधि परक उपागमों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार है? एक है परिमाणात्मक, मतलब मात्रा की बात यहाँ पर हो रही है। एक है गुणात्मक, ठीक है। ये दोनों ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर पूछे जा रहे। आप टीचिंग एप्टीट्यूड में दोनों को देखेंगे, आप रिसर्च एप्टीट्यूड में दोनों को देखेंगे, आप और आगे जाएंगे हायर एजुकेशन में दोनों को देखेंगे। तो इसीलिए ये जो दोनों शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परिमाणात्मक और गुणात्मक, ठीक है। परिमाणात्मक का मतलब जिसमें आपके परिमाण की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए, और गुणात्मक में गुणों की बात की जाएगी। जैसे कि परिमाणात्मक किसी बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स आए, ठीक है, कोई चीज कितने किलो है, कितने लीटर है, इस तरीके की बात होती है, वो परिमाणात्मक में आ जाती है। ओके, गुणात्मक में क्या होता है कि किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में गुणों की संख्या कितनी है, उसके बारे में पता लगाना गुणात्मक विधि के माध्यम से। तो सबसे पहले ये परिमाणात्मक विधि को जान लेते हैं कि ये क्या है। ओके, ठीक है। देखिए, अब तक आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रश्नावली, ठीक है, संरचित साक्षात्कार के द्वारा, अमुक्त प्रश्नों की श्रृंखला के द्वारा, इन सभी के द्वारा हम क्या करते थे? मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते थे। और कहने का हमारा मतलब सीधा सीधा ये है कि इन प्रश्नों के माध्यम से हम मानक स्थापित करते थे और मालूम होता था हमें कि आखिरकार हमारा जो स्टूडेंट है वो कौन सी स्थिति में है, ठीक है। कहने का आशय है कि इन मानकों में प्रश्न तथा उनके संभावित उत्तर दिए होते हैं। सामान्यतः ये प्रतिक्रियाएं मापनियों के रूप में होती है। दोस्तों, एक आपने सुना होगा, एक होता है मापन, एक आकलन होता है, एक मूल्यांकन होता है। उस मापन में जिन जिन तरीके की मापनियों का प्रयोग किया जाता है वही मापनी है ये, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाएगा, निम्न कोटि की अगर मापनी होगी तो 1 नंबर दिया जाएगा, उससे थोड़ी सी ठीक होगी तो 5, 7, फिर उच्च और ऊपर तक जाते जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। तो उच्च के लिए आप 11 दे सकते हो। ओके, तक फली हो सकती है। प्रतिभागियों का मतलब होता है जो भाग लेने वाले, जिस कार्य की आप बात कर रहे हो उसमें भाग लेने वाले, ठीक है। प्रतिभागियों का कार्य होता है कि सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रियाओं का चयन करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ऐसी प्रतिक्रियाओं का चयन करें। कभी कभी उनमें सही और गलत प्रतिक्रियाएं भी होती है। अनुसंधान क्या करता है कि प्रत्येक उत्तर के लिए अंक प्रदान करता है, ठीक है।
अगर आपका उत्तर सही है तो आपको 1 अंक देगा, अगर उत्तर गलत है तो आपको 0 अंक देगा। ठीक है, इस तरीके से अंकों का निर्धारण होता है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब भी मात्रात्मक की बात हो, जब भी परिमाणात्मक की बात हो, तो यहाँ पर अंकों की बात की जाती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको गुणों की बात गुणात्मक में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही है तो 1 अंक, गलत है तो 0 अंक। अतः अनुसंधानकर्ता इन सभी अंकों का योग ज्ञात करता है कि आखिरकार कुल मिलाकर इसका टोटल कितना हुआ है। ठीक है, एक समग्र अंक इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्राप्त करता है, जो प्रतिभागी के उस गुण विशेष के स्तर के विषय में बताता है, जैसे कि इसकी बुद्धि कैसी है, शैक्षिक कौशल कैसे है, बुद्धि कैसी है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में। ऐसा करते समय अनुसंधानकर्ता मनोवैज्ञानिक गुणों को एक मात्रा, साधारणतः अंक के संदर्भ में बदल देता है। जो बच्चे के बौद्धिक गुण है उनको एक अंक में परिवर्तित करके एक मार्कशीट में सेट करके आपको दे देता है कि ये बच्चे का स्तर है और ये यहाँ पर है इस स्थिति में। ठीक है, ये हो जाता है परिमाणात्मक। अब देखिए, निष्कर्ष ज्ञात करने के उद्देश्य से अनुसंधानकर्ता व्यक्ति के लब्धांक को, मतलब कि जो उसने अंक प्राप्त किए हैं, ओके, की तुलना समूह से करता है अथवा दो समूह के लब्धांकों की तुलना करता है। इसके लिए कुछ सांख्यिकी विधियों का भी उपयोग होता है। सांख्यिकी विधियां कौन कौन सी होती है? ठीक है, डीआई को जब आप पढ़ते हो तो डीआई सॉल्व करते टाइम आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हो, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सांख्यिकी विधियां कौन कौन सी है? 10वीं तक आपने कौन कौन सी सांख्यिकी विधियों को पढ़ा? आपने माध्य, माध्यिका, माध्यम, विचलन, बहुलक, ये सारी चीजें पढ़ी कि नहीं? ये सारी इसी में तो आ जाएंगी। देखो, माध्य, माध्यिका, बहुलक है, प्रसार है, चतुर्थक, विचलन है, मानक है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसी में आ जाएंगी परिमाणात्मक में। यह संबंध गुणात्मक आदि के विषय में हम पहले पढ़ चुके थे। ये तथा कुछ अन्य अति विकसित सांख्यिकी विधियां अनुसंधानकर्ता को अनुमान लगाने और प्रदत्तों को, मतलब जो आपके आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या करती है? योग्य बनाती है, मदद करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बस आपको इसका अर्थ समझना था। परिमाणात्मक का मतलब होता है मात्रा से और गुणात्मक का मतलब होता है गुणों से। ठीक है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जो आपने समझ ली है। अब आ जाओ आगे की तरफ। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों गुणात्मक विधि कौन सी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है, एक बदमाश बैठा है मेरे सामने। बदमाश का मतलब दीदी का बच्चा बैठा हुआ है, और उसको मैंने बोला बाहर चला जाओ, तो वो कह रहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप पढ़ाती रहो। अब वो हंस रहा है तो मुझे भी हंसी आ रही है ना बीच बीच में। मारूंगी अभी तुम्हें। बोल रहा है मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं दीवार की तरफ देख लूंगा। देखिए, गुणात्मक विधि के बारे में बात करते हैं। इस गुणात्मक में गुणों की बात की जाती है। इस सचिन तेंदुलकर के क्या गुण है, इस बिल गेट्स के क्या गुण है। मतलब कि कोई महिला है, ठीक है, आप ये मान लो कि ये आपके सामने पुलकी मैडम है। ठीक है, इस पुलकी मैडम का पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, किस तरीके से अच्छा है, क्या गुण है इसमें, ऐसी कौन सी विशेषता है जो पढ़ाने का तरीका अच्छा है, इन सारी चीजों के बारे में जानना कहलाता है गुणात्मक विधि। अरे बेटा इधर मुंह कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो गुणात्मक विधि। मानवीय अनुभव बहुत जटिल होते, क्यों होते? आपके गुण अलग है, मेरे गुण अलग है, आपकी मम्मी के गुण अलग है, पड़ोसी के गुण अलग है, तो किसी और के गुण अलग है। ठीक है, तो ये गुण होते हैं कि हमारे अलग अलग होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से यूं जटिल जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए मानवीय गुण बहुत जटिल होते हैं। और यह जटिलता उस समय समाप्त हो जाती है जब प्रश्नों के आधार पर कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी से सूचना प्राप्त करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई माँ, देखो इसको ध्यान से सुनना, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये उदाहरण जो मैंने अपने आप का दिया उससे रिलेट करना आज इन चीजों को। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोई माँ अपने बच्चे के न रहने पर कैसा अनुभव करती है। किसी माँ का बच्चा नहीं रहेगा तो वो कैसा महसूस कर रही है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको उसकी आप बीती सुननी पड़ेगी, उसकी कहानी सुननी पड़ेगी, क्या लॉजिक है उसकी कहानी में, क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसकी कहानी में, ये जानना पड़ेगा कि माँ बच्चे के न रहने पर कैसा अनुभव करती है। तो आपको वही कहानी सुननी पड़ेगी। देखो, आपको वह कहानी सुननी पड़ेगी जिससे आप समझ सकेंगे कि उसके अनुभव कैसे एक दूसरे से संगठित का मतलब होता है, संगठित का मतलब होता है, बिल्कुल आपने देखा होगा, यूं ऐसे हाथ से हाथ मिला के पकड़ के रहते हैं ना, पूरी पंक्ति बना के रहते, उसको बोलते हैं संगठित, जुड़े रह रहा है एक दूसरे से। तो इसके अनुभव कैसे जुड़े हुए, कैसे संगठित है। ठीक है, तथा उसमें अपनी पीड़ा को क्या नाम दिया है, उसको जो तकलीफ हो रही है, जो उसको दुख हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, उसको इस महिला ने क्या नाम दिया, इसके बारे में आप तभी बता सकते हो जब आपने इनकी आप बीती सुनी है, इनके सारे अनुभवों को सुना है। ओके, आगे देखो,
इसके परिमाणीकरण के लिए किए गए किसी भी प्रयास से आप ऐसे अनुभव को संगठित करने वाले सिद्धांतों को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि पहले आपको उस कहानी को समझना होगा ना भाई। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे पदार्थों के विश्लेषण के लिए कुछ गुणात्मक विधियां विकसित की है। क्या किया है कि अगर आपको इस तरीके के परीक्षणों की जांच पड़ताल करनी है तो इसके लिए गुणात्मक विधियों का प्रयोग किया है। किसका? गुणात्मक विधियों को विकसित किया मनोविज्ञान ने, कि इनके माध्यम से आप इनको जान सकते हो। ओके, इनमें से एक विवरणात्मक विधि भी है और इसी का एक पार्ट है विवरणात्मक विधि। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का विवरण प्रस्तुत करके आप वहां पे जान सकते हो उस घटना विशेष के बारे में, उनके गुणों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से गुण है इन सभी के बारे में। प्रदत्त सर्वदा लब्धांकों के रूप में नहीं होते। प्रदत्त का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों आंकड़े। ये आंकड़े हमेशा नंबर की फॉर्म में हो ये जरूरी तो नहीं ना। ये नंबर की फॉर्म में ना हो के ये गुणों के रूप में भी हो सकते हैं, ये अनुभव के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके विचारों के माध्यम से भी आपके सामने आ सकते, ये आपकी सोच में भी हो सकते, ये आपके चिंतन में भी हो सकते। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि आपके लब्धांक है, आपके जो प्राप्त किए गए जो अनुभव है वो सिर्फ नंबर की फॉर्म में हो। ओके, आगे देखो, जब अनुसंधानकर्ता सहभागी परीक्षण की विधि का अथवा असंतुलित साक्षात्कार का उपयोग करता है तो प्रदत्त प्राय विवरणों के रूप में प्रस्तुत करता है। क्या करता है? जो आंकड़े उसके पास है उनको विवरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। ओके, आगे देखिए, जैसे प्रतिभागी की ही शब्दावली में अनुसंधानकर्ता के प्रेक्षण नोट, फोटोग्राफी, अनुसंधानकर्ता द्वारा लिया गया साक्षात्कार, प्रतिक्रियाओं का विवरण अथवा टेप रिकॉर्डर जो होता है, वीडियो अभिलेखित होता है, अनौपचारिक बातचीत शामिल होती है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? औपचारिक का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फॉर्मल तरीके से सीखना, जैसे कि स्कूल में आप सीखते हो, निश्चित क्लासरूम में, निश्चित टीचर के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम से, पूरी सारी चीजें वहां से पहले से निर्धारित है, पहले से निर्धारित चीजों के द्वारा सीखते हो तो वो होगा औपचारिक। और ये छोटा अर्थ हो जाता है किसी भी चीज का, लेकिन विस्तृत अर्थ की अगर बात करते हो तो वो होता है अनौपचारिक। इस वातावरण के प्रत्येक घटक से जब आप कुछ ना कुछ सीखने का, समझने का प्रयास करते हो तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक। ठीक है, उसको हम अनौपचारिक कहेंगे। ऐसे पदार्थों के अंकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और इन सभी को हम अंकों में नहीं बांट सकते कि माता के अनुभव 1 अंक के, 2 अंक के, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना। मेरी जो तकलीफ है क्या आप उसको अंकों में बांट सकते हो? मेरी जो खुशी है क्या उसको अंकों से बता सकते हो? नहीं। ठीक है, तो इनका सांख्यिकी विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, बल्कि अनुसंधानकर्ता विषय विश्लेषण विधि का उपयोग कर कथ्य पर वर्गीकरणों की जानकारी प्राप्त करता है और पदार्थों के उदाहरण लेकर उन वर्गीकरणों का निर्माण भी करता है। यह स्वभावतः एक विवरणात्मक होता है, मतलब कि विवरणात्मक विधि है, उसी की तरह यह होता है। यह समझ लेना चाहिए कि परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि परस्पर विरोधी तो नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे की मदद करने में लगी हुई है। और किसी घटना को समग्र रूप से समझने के लिए दोनों विधियों का अगर एक साथ प्रयोग करेंगे तो दोनों विधियों से आप बहुत सारी चीजों को मतलब सीख सकते हो। मतलब मात्रा के बारे में, मात्रा क्या है उसकी, और गुणों के बारे में। ओके, अब मैं आपको बता दूं, अगर आप ये एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की मेरे साथ अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो लगातार जुड़े रहो मेरे साथ। थोड़ी सी बोरिंग है, मैं और इसको व्यवहारिक बनाकर धीरे धीरे अच्छे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की आपकी नींव भरने का काम करेंगी। चाहे आप रीट का एग्जाम दे लो, चाहे आप सीटेट का एग्जाम दे लो, आप डी ट्रिपल एस बी में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का एग्जाम दे लो, केबीएस में दे लो, ये तीनों एग्जाम, ठीक है, एनवीएस में दे लो, एपीएस में दे लो, या फिर आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे लो जिसमें मनोविज्ञान आता है। ये एनसीईआरटी है ना, ये नींव भरने का काम करेगी, ये आधारशिला बनाने का काम करेगी। इसीलिए इस सीरीज को मैंने आधार से स्तंभ की ओर नाम दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो जो पिछली बार आए हुए किसी न किसी एग्जाम में, अगर आप ये पीवाईक्यू करना चाहते हो तो पूजा कुमारी मीना के नाम से मुझे सर्च करो अनअकैडमी पर और मुझे अब आप फॉलो कर लो, क्योंकि फ्री में मैं आपको 11,000 क्वेश्चन करवा रही हूँ जो पीवाईक्यू है, जो रीट में, सी टेट में, एस टेट में, यूपी टेट में, बिहार टेट में, सभी में आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में वो आए हुए, माफ करना ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो ये आपके लिए बहुत, मैं आपको बताऊं कि यहाँ आप जब किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया,
इसके बाद जब आप ये 11,000 क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको यूं लगेगा मैडम ने वहां ये चीज पढ़ाई, उसी से ये क्वेश्चन आया है। आप फटाफट उनको सही करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद 11वीं 12वीं की ये 11,000 क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ इनको करो। इसमें मैं आपको 540 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और इनका टेस्ट भी ले चुकी हूँ काफी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, अभी तक आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। ज्यादा देरी करने से बस आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी देरी होगी और कुछ नहीं। अगर आप पूरा फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर मनोविज्ञान मेरे से पढ़ना चाहते हो तो ये पुलकी 10 मेरा कोड है, इसका यूज करते हुए आप प्लस क्लासेस से जुड़ सकते हो। आपको जो फीस होगी उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा प्रयास करो कि आपको ज्यादा टाइम तक पढ़ाई नहीं करनी, आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना, आपको बार बार असफल नहीं होना, बार बार किताबें नहीं खरीदनी, इन यूट्यूब की गलियों में नहीं भटकना। आपको एक ही बार में अपने आप को ऐसा लगा देना है, ऐसा तपा देना है, इतनी मेहनत कर लेनी है, ठीक है। अपनी बुद्धि को लगा देना है, विवेक को लगा देना है, ताकि एक ही बार में ये जेआरएफ निकले। और इस जेआरएफ की मेहनत से, इस जेआरएफ में जो आपने पसीना बहाया है, उससे आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दो उनमें भी आपको सफलता मिले। जैसे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग सारे एग्जाम आप दो, जिसमें भी आपको सफलता मिले, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ओके, तो दोस्तों आज की इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे की क्लास को हम कल स्टार्ट करेंगे मनोविज्ञान की जांच की सीमाओं से लेकर। ओके, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, ठीक है। ओके ओके ओके।